नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी लिमिटिंग रीजेंट की और कुछ लिमिटिंग रीजेंट के बारे में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था। अब हम इस वाली क्लास में लिमिटिंग रीजेंट को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद मोललिटी, मोल फ्रैक्शन और जो बाकी के टर्म बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो बच्चों देखिए कि आप लोगों ने लिमिटिंग रीजेंट पढ़ा। लिमिटिंग रीजेंट में आप लोगों ने ये जाना कि अगर कोई रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है किसी रिएक्शन में और वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है तो उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रीजेंट बोला जाता है। अब हमने लिमिटिंग रीजेंट के कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अब जैसे मान लीजिए कि एक लिमिटिंग रीजेंट का एग्जांपल लेकर आप लोगों को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की क्लास में लिमिटिंग रीजेंट फिर से स्टार्ट हो रहा है तो एक बार एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए है कि आपके पास ए है, 2b है और 3c है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा Q है। ये हमारा 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। और आपको बोला गया कि फाइंड मोल्स ऑफ Q। आपको Q का मोल निकालना। तो बच्चों Q का मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इनके गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/1, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/3। तो 1/3 आपका सबसे कम है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगा। अब 3c से 1q बनता है, 3c से 1q बनता है तो 1c से कितना बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 1/3 और यही क्या है, आंसर है। मतलब 1/3 मोल Q बनेगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसमें एक सीक्वेंस की, कि भाई अगर मान लीजिए कि सीक्वेंस में आपको रिएक्शन देता है तो आप कैसे करेंगे। लिमिटिंग रीजेंट, लेकिन बात हो रही है किसमें, सीक्वेंस में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब देता है तो पहले तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे देखिए 2a + b gives 2c, c + 2d to e + f, f + 2g (4p) ये है, ठीक। अब आपको गिवन क्या है, ये है 2, ये है 1 मोल या 2 मोल ले लेते हैं, ये है 2 मोल, थोड़ा बढ़ा लेते हैं 4 मोल और ये कितना है, ये है 1 मोल, ठीक है। आपको बोला गया कि फाइंड मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, C नहीं P, मोल्स ऑफ P फॉर्म्ड, आपको P बताना है। तो ध्यान से समझना है कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। अभी तक एक रिएक्शन दिया जाता था, अब क्या है कि 3 रिएक्शन है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर, देखेंगे आप कि फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है
वो सेकंड रिएक्शन का कहीं ना कहीं क्या है, रिएक्टेंट है। और जो सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है जैसे एफ, वो नेक्स्ट रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है। कोई भी एक प्रोडक्ट, प्रीवियस रिएक्शन का कोई भी एक प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन का क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तब इस तरह के रिएक्शन को सीक्वेंशियल रिएक्शन बोला जाएगा। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 4/2 किया और यहाँ पे 1/1 किया। तो 4/2 किया तो 2 आया, 1/1 किया तो 1 आया। तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग रीजेंट हमारा ये है, ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। जब हमारा लिमिटिंग रीजेंट आ गया तो अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजेंट से आगे बढ़ेंगे। ये लिमिटिंग रीजेंट है, इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है, 2 मोल। भाई ये 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका 2 है, तो इसके 1 से इसका कितना बनता है, 2। तो हमारा यहाँ पर बनेगा कितना, 2 मोल। अब ये जो बना है प्रोडक्ट 2 मोल, वो क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा। तो वो आ गया कितना, 2 मोल। अब किसी को लगे कि सर यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर आप कह यहाँ पे 2 है तो 2 मोल लिया है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 मोल ले लीजिए। नहीं, तो रिएक्शन है जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो अब यहाँ पर N2 का 1 मोल है, H2 का 3 मोल है। लेकिन अगर यही N2O5 बना रहे हैं आप, तो 2N2 + 5O2 कर रहे हैं, तो वहाँ पे N2 का 2 मोल हो जा रहा है। तो डिफरेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चेंज होती रहती है। उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है अमाउंट से कि कितना अमाउंट बना है, 2 मोल। तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2 मोल, क्या आपको इसकी जानकारी है, नहीं है। जब आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट इसी से बनाना पड़ेगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 4 मोल 2 मोल 3 मोल कुछ लिखा होता तो फिर से एक बार लिमिटिंग रीजेंट चेक करते कि इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट कौन है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो लिमिटिंग रीजेंट की कोई बात नहीं, आप सीधे इससे करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 मोल है, तो ये कितना बनेगा, 2 मोल, और ये कितना बनेगा, 4 मोल। सॉरी, ये हाँ, ये 4 बनेगा और ये 8 बनेगा। देखिए, इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके 2 से इसका 4 बनेगा, इसके 1 से इसका 4 बनता है तो इसके 2 से इसका 8 बनेगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट की तरह आगे वर्क कर रहा है। तो आगे F कर रहा है, तो F का 8 मोल जो बना है, 8 मोल, वो पूरा प्रोडक्ट की तरह यूज हो गया आगे। अब इसका 8, इसका 1, इसका 4 बनाता है, इसका 1 कितना बनाता है, 4, तो 8 कितना बनाएगा, 32। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, 32 मोल P। यही आपका आंसर है, 32 मोल P। समझ पाए कुछ? ये इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। प्रीवियस रिएक्शन का प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट का काम करेगा। जैसे एक रियल रिएक्शन भी आपको दिखा दें, इसको मिटाएं। एक रियल रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है S + O2 SO2। ठीक है, सॉलिड ले ली, गैस ले ली। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा जिसमें कि रियल कंपाउंड हो। सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और SO2 ले लिया। तो सल्फर S8 होता है, हमने यहाँ पे S लेकर हम अपना काम चला रहे हैं। और हमारा जो SO2 है वो हाफ O2 गैस से SO3 गैस बना रहे और SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा है। ठीक है, अब इसका आपको 1 मोल दिया है और इसका आपको 2 मोल दिया है। ठीक है, इसका आपको 1 मोल दिया है, इसका आपको 2 मोल दिया है। अब दोनों रिएक्टेंट को अगर देखा जाए तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो जब इसमें 2 आ जाएगा तो ये लिमिटिंग रीजेंट तो ऑक्सीजन तो रह नहीं जाएगा, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा सल्फर। लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा सल्फर। अब इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो भाई 1 ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 1 मोल। अब इसका 1 मोल यहाँ आ गया। ठीक है, जो रियल रिएक्शन होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी कॉम्प्लिकेटेड मैं बना देता हूँ ABCD लिख के। अब इसका 1 मोल है, इसका मोल आपको दिया नहीं, इसका मोल आपको नहीं दिया, तो आपने क्या करा 1 इसी को लेकर आगे बढ़े। अब इसके 1 मोल्स है तो इसका भी कितना बनेगा 1 मोल बनेगा, और ये आप यहाँ ले आएंगे 1 मोल, तो इसका 1 मोल है तो H2SO4 का भी कितना बनेगा 1 मोल H2SO4। यही आपका क्या है आंसर होगा। समझ गए। तो ये बात हुई किसकी सीक्वेंशियल रिएक्शन की। अब बात करते हैं, अच्छा मैंने क्या करा था ना कि एक फॉर्मूला आपको बता दिया था डेंसिटी वाला, और मोलालिटी मैंने अभी बताया नहीं था, और डेंसिटी वाला फॉर्मूले में मोलालिटी आ रहा था। तो पहले आपको मोलालिटी बताया जाए, है ना, पहले आपको मोलालिटी बताया जाए, उसके बाद फिर वो डेंसिटी वाले फॉर्मूले को दोबारा ले आएंगे। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट, प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक, प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट, नंबर ऑफ क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। तो अब हमारा जो मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला है वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अच्छा, ये मोलालिटी वो है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर भी क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मास है, और यहाँ पर भी क्या है मास है, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो क्या नहीं होगा, आपको यहाँ पर टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मास रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर मोलालिटी को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर दे, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको किलोग्राम में ना देकर किस में दे दिया, ग्राम में। तो आपने नीचे क्या करा, किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया और ये 1000 ऊपर चला गया। तो ये इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आपको मिलता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चले आगे बढ़े। अगर आपसे कोई बोले कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी ज़्यादा है, मतलब किसी सॉल्यूशन का कैपिटल M हाई है या स्मॉल m, आपको बोले कि कैपिटल M मोलरिटी हाई है या स्मॉल m, तो देखिए ये फर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि मोलरिटी और मोललिटी को आपस में रिलेट करने के लिए डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक आपको डेंसिटी ना पता हो ना सॉल्यूशन की, तब तक आप नहीं बता सकते कि मोलरिटी ज़्यादा है कि मोललिटी ज़्यादा है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मोलरिटी ज़्यादा है या मोललिटी ज़्यादा है बताइए, बेकार की बात है, कहिए कि हमको आप डेंसिटी दीजिए, वरना हम नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ट्राई मत करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। आइए तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पे। ट्वेंटी ग्राम CaCO3 dissolve in 100 ग्राम वाटर। 20 ग्राम CaCO3 dissolve in 100 ग्राम वाटर। Find molality of the solution। क्या करना है आपको, सॉल्यूशन की मोललिटी बतानी है। तो मोललिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये ग्राम हो गया, और ऊपर कितना 1000, ताकि किलोग्राम में चेंज किया जा सके। देखिए ऊपर 4 जीरो है, नीचे भी 4 जीरो है, कैंसिल होना है। आंसर आना है 2 स्मॉल m, मतलब मोललिटी, ठीक है। अब अगर आपके पास आपके सामने लिखा हो मोलल, तो 1m, मोललिटी कितना है, 1m है। सेमी मोलल तो ये 1/2m। डेसीमोलल 1/10m। सेंटीमोलल 1/100m। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो मोलल तो 1m। सेमी मोलल, मोलल है, ये मोलर वाला भी वही था, लेकिन बस वहाँ पर कैपिटल M आ जाता था और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। अब देखिए भाई, हमारा जो ये मोललिटी है, इसको हम जरा सा दूसरे स्पीशीज से रिलेट करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए। Find molality and molarity of
10% W/W 10% W/W CaCO3 solution, CaCO3 solution, density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं डेंसिटी जो लेता हूँ 1.2 ले लेता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि सर कुछ स्पेसिफिक बात है क्या 1.2 पे? नहीं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, आदत और दूसरा ये है कि कैलकुलेशन का आसान होना। अब 1.37 ले ले आपकी डेंसिटी, 1.17 ले ले आपकी डेंसिटी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। लेकिन 1.2 ले लेते हैं तो डेंसिटी की इस कैलकुलेशन को हम आसान बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करनी है किसकी? मोलालिटी की। तो हम जानते हैं कि 10% W/W, 10% W/W, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम सोल्यूट CaCO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इसका मतलब है हमको क्लियर है कि सोल्यूट कितना है और सोल्यूशन कितना है, ये क्लियर है। तो हमने क्या करा? मोलालिटी निकाला। 10 नंबर ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, CaCO3 का कितना? 100। वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो अब देखिए सोल्यूशन 100 है, सोल्यूट 10 है, तो सॉल्वेंट 90 हो जाएगा, 90 ग्राम। लेकिन 90 ग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10/9। ये क्या हो जाएगा? 10/9। नीचे 3 जीरो है, ऊपर 4 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? मोलालिटी की। अब आपको बात किसकी करनी है? मोलारिटी की। तो आपने परसेंट W/V इज इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया और आपको मिला परसेंट W/V इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2, ये कितना हो गया? 12। परसेंट W/V कितना हो गया? 12। अब आपने क्या करा? यहां पर देखा 12 ग्राम CaCO3 dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम नहीं है, मिलीलीटर, क्योंकि ये W/V है ना, तो 100 क्या हो गया? मिलीलीटर। 12 ग्राम, 12 ग्राम क्यों? क्योंकि ये कितना है? 12% W/V है, तो 12% W/V की मीनिंग क्या होगी? 12 ग्राम सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। आपने मोलारिटी ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना? 12/100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन मिलीलीटर में दिया है, आप लीटर में चेंज कर लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब ये आ गया कितना? 12/10 मतलब 1.2 m, ये आ गया 1.2 m। ठीक है, तो आपको दो चीजें मिली है। फर्स्ट आपको मोलालिटी मिला है, सेकंड आपको मोलारिटी मिला है। अब हम चाहते हैं कि हमको मोलालिटी से मोलारिटी या मोलारिटी से मोलालिटी डायरेक्ट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? हमने बोला कि आपको कि एक मैंने फॉर्मूला बता दिया था पहले ही, उस फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करा देते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू कितना था?
1000 m मतलब 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 d माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट चाहे जो, हमसे उससे लेना देना नहीं है, हमको तो कैलकुलेशन करना है। तो आपका मोलरिटी निकालना है, 10/9 निकालना है हमको, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, हमारा 10/9 आना चाहिए, है ना। अब हमारा मोलरिटी कितना है ये, तो 1000 इंटू कितना हो गया 1.2, ये कितना हो गया 1000 इंटू 1.2, ये भी वही हो गया, पर डेंसिटी भी तो 1.2 ही दिया है, माइनस 1.2 इंटू 100, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना 100 है। तो आपने क्या करा यहाँ पर, ये हो गया 1200 अपॉन, ये कितना हो गया 1200 माइनस 120, ठीक है। तो आपने इसको माइनस कर दिया, ये हो गया 1200 अपॉन, 200 में 120 माइनस करोगे तो 80 आएगा, तो ये हो गया 1080, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दो और 12 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा 12 10 और ये कितना हो गया 9, तो ये आंसर आया आपका 10/9, और आपका आंसर पहले से आया 10/9। अब देखिए आपके पास सामने क्या मेथड आसान है, मोलरिटी निकाल के मोलरिटी निकालना इस फॉर्मूले से आसान है, या आप मोलरिटी भी आसानी से निकाल लीजिए, मोलरिटी भी आप आसानी से निकालिए। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम का है और ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर्मूला। पहली बात तो फॉर्मूला याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप कहीं गलती से भूल गए ना कि 1000 के अंदर डी था या नहीं था, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट था या सॉल्वेंट था। अगर ये आप गलती से भूल गए तो आपका सब खत्म, सीधे साफ एक साथ। तो इस तरह के फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो तो परफेक्टली आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर आप भूल जाइए कि इस तरह का कोई फार्मूला आपके सामने था और आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं चाई से, CHI, काई भी बोल देते, चाई भी बोल देते। अब CHI या काई ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको किसी भी कंपोनेंट का ए मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ A एंड B है, मिक्सचर ऑफ A एंड B है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। और आपको पता है कि मोल्स ऑफ A आपने मान लिया Na है और मोल्स ऑफ B आपने मान लिया क्या है Nb है। दोनों का मोल आपको पता चल गया, या दिया हुआ है या वेट दिया हुआ है, आपने मोल निकाल लिया। तो मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B, तो ये अगर जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, moles of that component upon total
मोल्स या सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल components, sum of moles of all components। अब जैसे कि आपको निकालना है, मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी में आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका निकालना है उसका मोल कितना, ए का कितना मोल है, एन ए है, और सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सब दो ऑल कंपोनेंट में दो ही है और दोनों का मोल कितना है, एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। तो अच्छा, यही चीज़ अगर बी के लिए निकालना हो तो हो जाएगा बी एन ए प्लस बी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट इज यूनिटी। अगर आप सभी जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दे तो 1 आ जाएगा। आइए देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और यह हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ गया क्या, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट हो, जितने भी कंपोनेंट हो, ए बी सी डी या 3 4 5 10 जितने भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट को जोड़ना है, सभी कंपोनेंट को ऐड करना। अपने पास 2 है तो आपने 2 ही ऐड किया, तो सभी कंपोनेंट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। वो रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप ये बात कहीं लिख लीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे हैं, दोनों ध्यान से समझिएगा। तो ये बात हुई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, और हम लोगों ने इसको निकाला भी, लेकिन अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। आइए, 40 ग्राम NaOH dissolve in 90 ग्राम water, 90 ग्राम वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन of each component। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है आपने। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाला, मोल्स ऑफ NaOH कितना, 40/40 1। NaOH का मास 40 दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास भी 40 होता है। अच्छा, मोल्स ऑफ H2O ये कितना है, 90/18, 5 मोल, 5 मोल है, तो 90/18 कितना हो गया, 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH
तो अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब आपको 1 करना है अपॉन 1 प्लस 6 कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 5 कर देना, 1 बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो मोल फ्रैक्शन ऑफ आप वाटर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 5 अपॉन 6 भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमने क्या करा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1, तो NaOH को उस तरफ लेगा, तो ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो अब ये 1 माइनस 1/6 और ये कितना आ जाएगा 5/6। चाहे आप ऐसे वाटर का निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, एक ही बात है। अब आपको जो सुविधा समझ में आए उस समय, जैसा भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये आसान है या वो आसान है, तो उससे आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू तो 1 है भाई, ये तो आप जान ही रहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 1 है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारा A क्या है, सॉल्वेंट है, और B क्या है, सोल्यूट है। A सॉल्वेंट है और B क्या है, सोल्यूट है। और A के मोल कितने Na हैं और B के मोल कितने Nb है। ये है हमारा एक हमने जनरल आइडिया ले लिया। A के मोल हमको पता है, B के मोल हमको पता है, और A सॉल्वेंट है, B सोल्यूट है, ये भी हमने लिख दिया है। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है, तो आप कितना लिखेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है। अब अगर आपको करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा, ऐसे आएगा। क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल मैंने वहाँ पर सिंबल मान रखा है A एंड B, ये ऐसे आ गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना चाह रहा हूँ। मैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में आप मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दें। तो मोलालिटी का फॉर्मूला के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिख सकते हैं आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं आप NB। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिख सकते हैं आप, NB। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो वेट ऑफ Na लिख दिया अगर आपने, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम
इंटू मॉलिकुलर वेट। अगर हम यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कर भी दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलो, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो भी यहाँ पर जो नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, किलोग्राम नहीं आएगा। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, NB अपॉन Na, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आप लोगों ने ऐसे निकाली। अब जिस भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ होगा उसका तो मॉलिकुलर वेट आपको पता ही होगा। तो आइए चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ये फॉर्मूले का बड़ा काम पड़ जाता है आपको। अच्छा, फॉर्मूला नहीं भी है तो भी अगर आपकी प्रैक्टिस है, मोल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई फॉर्मूले से काम चल जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए, $40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 180 ग्राम, नहीं ये तो सीधे मोलैलिटी निकल जाएगा ना। हम इतना जब वाटर और वो सोल्यूट का मास ही दे देंगे तो सीधे मोलैलिटी निकल जाएगा। तो फिर आदमी में मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले की हमको ज़रूरत क्या है। तो हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.4। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है और वो भी सॉल्वेंट कौन है, पानी है, क्योंकि इसने बोला है एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन होने का मतलब है कि आपका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो आपने क्या करा कि सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है कितना है, 0.4। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको नहीं पता है, लेकिन आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो 1 होगा। तो इसका मतलब 1 में से सोल्यूट माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो मोलैलिटी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर क्या करना है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करना है आपको, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट कितना, 18 है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 18 है। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, ये करते हैं ये, और ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। भाई 2000 में 54 से डिवाइड कर दो। अब ये देखो, ये पॉइंट हटाओ, ये 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे ना 2000 हो जाएगा, और ये 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो
कितना आ जाएगा 54 है। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को मुझे नींद आ रही है। हाँ, नींद नहीं आ रही। मैं एक्चुअली कल आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मुझे क्या है, आज सुबह ही उठ के वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, और सुबह उठ के बनाना पड़ रहा है तो आप जानते ही हैं कि मैं कितना आलसी हूँ। सुबह सुबह तो नींद खुलती नहीं किसी की ना। तो ये मोलरिटी समझ पा रहे हैं आप लोग? मोलरिटी पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, मोलरिटी ये दो मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोल परसेंट। मोल परसेंट क्या होता है? मोल परसेंट होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। मतलब मोल परसेंट कुछ है नहीं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका मोल परसेंट आ जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि मोल परसेंट जैसे टर्म को देकर वो हमें डरा जरूर देते हैं कि मोल परसेंट निकालिए, लेकिन मोल परसेंट कुछ खास है नहीं। मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आएगा। तो बच्चों, मोल परसेंट निकालना बहुत आसान है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो आप समझ लीजिए कि मोल परसेंट भी आपको निकालना आता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? पीपीएम की। पीपीएम की, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन है कि जैसे आप निकालते हैं, आपका रिजल्ट आता है 94%, इसका मतलब 100 में आपका 94 है। 94%। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट है 20%, तो इसका मतलब है कि आप 100 में कितना पाते हैं? 20%। तो हम हर चीज़ की बात जब परसेंट में करते हैं तो 100 में करते हैं, 100 में करते हैं। लेकिन जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे तो 100 पर नहीं करेंगे, हम 10⁻6 में करेंगे। 10⁻6 में करेंगे। तो हमारा जो पीपीएम है, पीपीएम ये है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट in gram। weight of solution in gram into 10⁻6 ये बोल सकते हैं आप। weight of solute in gram upon weight of solution in gram into 10⁻6। अच्छा, if density of solution is 1 gram per milliliter, if density of solution is 1 gram per milliliter, then ppm is equal to weight of solute in gram volume of solution in milliliter into 10⁻6। आप मिलीलीटर तभी करेंगे जब डेंसिटी क्या होगा? 1 होगा। जब डेंसिटी 1 होगा तो आप ये कर सकते हैं। अगर डेंसिटी 1 नहीं है तो आप ये नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी? पीपीएम की। लेकिन अगर मान लीजिए कि पीपीबी हो, पीपीबी
तो ये मिलियन की जगह पर क्या हो जाएगा, बिलियन। और 10⁶ की जगह पर क्या हो जाएगा, 10⁹। ज़्यादा फर्क नहीं, फॉर्मूला सेम है। 10⁶ की जगह पर 10⁹। अगर पार्ट्स पर बिलियन बोलता है तो 10⁹ ले लेंगे, और पार्ट्स पर मिलियन कहता है तो आप 10⁶ ले लेंगे। जैसे चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, इसको मिटाया जाए। The percent of CO2 in atmosphere is 0.036%. Find its concentration in ppm. Concentration in ppm. Solution कैसे, ये ठीक है। 0.036% है कितने में, 100 में। तो मास ऑफ CO2 कितना है, 0.036। मास ऑफ मिक्सचर कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ CO2, मास ऑफ 100 ग्राम हो गया। तो अब अगर आपको ppm निकालना है तो ppm आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो CO2 क्या हो गया हमारे लिए, सोल्यूट हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो हम बोलेंगे 0.036 अपॉन 100 इंटू 10⁶। ठीक है, तो आ जाएगा 360 ppm। 360 ppm। आप बहुत सी दवाओं के जो मेडिसिन होती है, सिरप होते हैं, उनके पर लिखा हुआ देखेंगे, ppm में लिखा हुआ रहता है, पार्ट्स पर बिलियन में। मतलब कि वो 1 मिलियन लीटर अगर आप ले लेते हैं तो उसमें 1, 2, 5, 10, 100 लीटर उसके अंदर। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख लीटर में कितना वो पाया जाएगा, ये बताया जाता है आपको ppm में। या आप लोग देखते हैं कि जो सिरप आती है वो 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर लिखा होता है उसमें। तो ये बात हुई ppm की। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपको, ठीक। इन a sample of water, in a sample of water, (29.25 ppm NaCl is present. 29.25 ppm NaCl is present. If density of solution is 1 gram per milliliter,
then find molarity of this solution. मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो देखिए मोलरिटी के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो आप जब सोल्यूशन लिखें तो ये 29.25 ppm का मतलब क्या है? 29.25 ppm का मतलब है 29.25 ग्राम सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा 29.25 ग्राम सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। लेकिन आपको बोला है कि डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिलीलीटर लिख सकते हैं। अच्छा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 29.25 अपॉन 58.5। ये तो हमारा हो गया मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर दिया हुआ है 10⁶। ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10⁻³ या बोल सकते हैं इसको 5 इंटू 10⁻⁴ m, 5 इंटू 10⁻⁴ m। तो अगर आपको ppm में कोई चीज़ देता है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। ppm में कोई चीज़ देता है तो आप क्या कर सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं। समझ पाए? अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए कि आपको मोलारिटी नहीं मोलालिटी निकालना होता, क्या निकालना होता, मोलालिटी, स्मॉल m, मोलालिटी। ये मिटा या नहीं मिटाता है, यहीं लिख देते हैं मोलालिटी। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी उसने दे रखी है, तो कोई फर्क, डेंसिटी 1 है तो जो मोलालिटी और मोलरिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि क्लियर करना है कि नहीं सर हमको बताइए, क्लियर करके बताइए। 29.25 अपॉन 58.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना है 10⁶ ग्राम, सोल्यूशन का 10⁶ ग्राम, माइनस 29.25 इंटू क्या 1000। अब देखिए अगर आप इतने में से इतना माइनस करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको कहने का मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उसमें से 30 रुपीज आपके गिर गए, तो आप उसको ढूंढने नहीं जाएंगे, क्या छोड़ो रहने दो। तो यही कहने का मतलब है कि अगर ये 10⁶ है तो इसमें 29.25 माइनस करने से मैथमेटिकली देखा जाए तो ये कम हुआ, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये कम होना नेग्लिजिबल है, ये कम होना नेग्लिजिबल है। तो जब ये कम होना नेग्लिजिबल है तो हमको यहाँ पर सीधे लिख देना है क्या 10⁶ और हमारा 5 इंटू 10⁻⁴ m ही आ जाएगा। समझ गए आप? तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे कि मोलरिटी और मोलालिटी में भी आपको पूछा जा सकता है। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा नॉर्मलिटी अभी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी हम बात करेंगे इडियोमेट्री की। इडियोमेट्री पढ़ने के बाद हम आएंगे किस पे, अपने टॉपिक पे।